हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की वर्कशीट 33 को डिस्कस करते हैं। चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया। जैसा कि हम शीट में भी देख रहे हैं, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। दो अभिक्रिया जैसे हमें शो की हुई है, सोडियम और जिंक, जो HCl के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। इसी तरह से यहाँ पर हम एक सक्रियता श्रेणी देख रहे हैं। इस सक्रियता श्रेणी में ऊपर से अगर हम बात करें सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं सिल्वर गोल्ड की तरफ, तो अभिक्रियाशीलता कम हो रही है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन से हैं? पोटेशियम, सोडियम, और सबसे कम सिल्वर, गोल्ड। तो इसी तरह से यहाँ पर इतने सारे हमारे पास धातु हैं, हम किसी और धातु की भी अभिक्रिया करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास जिंक भी है, तो अगर हम जिंक के साथ अभिक्रिया करें तो देखते हैं कि किस तरह से अभिक्रिया इसमें होती है ना। तो यही अभिक्रिया अगर जिंक की हम HCl के साथ करते हैं तो जिंक HCl के साथ अभिक्रिया करके ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा सकते हैं। तो इस तरह से मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट करते हैं। अब धातु जो है HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है, उसी तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है। जैसे जिंक का अगर हम अब रिएक्शन देखें सल्फ्यूरिक के साथ, तो ये H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके साथ अभिक्रिया करके फॉर्म कर देगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें भी एलिमिनेट कर रहा है। तो HCl है या H2SO4, इनके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। लेकिन जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक ऑक्सीकारक है और वो हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके पानी में बदल देती है और स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। जैसा कि अभिक्रिया हम देख रहे हैं, मैग्नीशियम HNO3 के साथ अभिक्रिया करके MgNO3 फॉर्म कर रही है और हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट कर रही है। उसी तरह से मैग्नीज भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। अब हम देख रहे हैं कि अन्य धातु लवणों के विलयन का धातु के साथ किस तरह से अभिक्रिया होती है। जैसा कि हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, इसको हम कह रहे थे विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है वो कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। अब शीट में एग्जाम्पल दिया हुआ है आयरन और कॉपर सल्फेट। अगर हम सक्रियता श्रेणी में देखें तो आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, इसलिए कॉपर को विस्थापित करके FeSO4 और कॉपर फॉर्म करता है। और कॉपर की अभिक्रिया जब हमने सिल्वर नाइट्रेट के साथ देखी तो कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर विस्थापित कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर फॉर्म होता है। तो सभी धातु समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती। यदि हम ऑक्सीजन, पानी और एसिड के विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की अगर हम बात करते हैं तो सभी धातु इन अभिकर्मों के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाती। अब जैसा कि हमारे पास सक्रियता श्रेणी भी है तो हम इसमें से कोई और भी 2 एलिमेंट्स को लेकर अभिक्रियाशीलता दिखा सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारे पास FeSO4 है, FeSO4 जब जिंक के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्योंकि जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है, क्या फॉर्म हो जाएगा? ZnSO4 फॉर्म हो जाएगा और और आयरन इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा या आयरन विस्थापित हो जाएगा। तो इस तरह से अभिक्रियाशीलता श्रेणी को अगर हम देखें तो उस श्रेणी को देखकर हम और भी रिएक्शंस अपने आप लिख सकते हैं। तो होप स्टूडेंट्स ये आपको वर्कशीट क्लियर होगी। अब इसके अंदर अगर अभिक्रिया जो श्रेणी है उसके नीचे अगर हम देखें तो मैग्नीशियम से लेकर सीसा तक, सीसा मीन्स लेड तक, सभी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। और कॉपर से अगर सोने तक हम देखें तो सामान्य परिस्थिति में ये अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि
ये जो है कम अभिक्रियाशील धातु है, जैसा कि हम सक्रियता श्रेणी में भी देख रहे हैं, और ये आसानी से संचारित नहीं होती। तो तभी हम देखते हैं कि सोना जो है उसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, जबकि जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब सक्रियता श्रेणी में ऊपर की ओर आ रहे हैं और अधिक अभिक्रियाशील हैं, इसलिए ये आसानी से धातु के साथ ऑक्साइड बना देते हैं। अब हाइड्रोजन एक अधातु है, लेकिन यह धातुओं की सक्रियता की तुलना करने में मददगार है, इसलिए इसको सक्रियता श्रेणी में शामिल किया गया है। अब स्टूडेंट्स हम प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अगर हम बात कर रहे हैं तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब धातु अभिक्रियाशील करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। अभी जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है और वो कह रहा है जिंक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया शो करो। ये हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें फॉर्म हो रही है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की हम बात अगर करें कि क्या होता है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के घोल के साथ अभिक्रिया करता है। तो अब अगर हम अपनी सक्रियता श्रेणी को देखें तो कॉपर और सिल्वर को अगर नोट करें तो सिल्वर कम अभिक्रियाशील है और कॉपर ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो कॉपर को जब हमने सिल्वर नाइट्रेट के घोल में रखा तो क्या रिएक्शन हो गया, कॉपर नाइट्रेट फॉर्म हो गया प्लस सिल्वर इसमें से एलिमिनेट हो गया। अगर यहाँ पर हम ये क्यूप्रस है तो CuNO3 होगा, और अगर कॉपर इसकी अगर वैलेंसी 2 है तो ये CuNO2 फॉर्म होगा, और इसको फिर हमें इस तरह से अभिक्रिया को बैलेंस करना होगा। अब हम नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं। एक बार हम अपनी वर्कशीट को इंग्लिश में भी डिस्कस कर लें, उसके बाद हम अपने फोर्थ क्वेश्चन को वर्कशीट के लास्ट में डिस्कस करते हैं। Now students, as in our worksheet 33 we are discussing about metals and non-metals. First is the reaction of metals with acids. As we know that metals reacts with dilute acids to form salt and hydrogen gas is eliminated. Now as the two reactions are shown, sodium is reacting with HCl to form sodium chloride and hydrogen, and zinc is reacting with HCl to form ZnCl2 and hydrogen gas is eliminated. Now as we are seeing the reactivity series, and in this reactivity series we simply see the elements which are on the top of the reactivity series. They are more reactive as compared to the metals which are present on the lower side, like sodium, potassium. They are highly reactive as compared to silver and gold, which are least reactive. Now we can, besides these two reactions, we can also take any of the metal from this reactivity series. For example, we can take magnesium. Now this magnesium reacts with HCl to form MgCl2 plus hydrogen gas is eliminated, and to balance we will write here 2. So this is the reaction. One more reaction. So we can take any other metal from the reactivity series and write the reaction with HCl. Similarly, we can also write the reaction with sulfuric acid. So if with magnesium H2SO4 is sulfuric acid, it is reacting with sulfuric acid to form MgSO4 plus hydrogen gas is liberated. So with sulfuric acid, the reactions can also be written like this. Now hydrogen gas is not evolved when a metal reacts with nitric acid. Why? Because nitric acid is a strong oxidizing agent and it oxidizes. As we know, hydrogen is producing. So hydrogen, when produced, this nitric acid oxidizes hydrogen to water, and the oxides of nitrogen like nitrous oxide, nitric oxides are formed. But if we see magnesium and manganese, they react with dilute nitric acid to form their nitrates and hydrogen gas is evolved. Second is the reaction of metals with solutions of metal salts. Now as we have also discussed in lesson 1, displacement reaction. So here these are the displacement
reactions where iron reacting with copper sulfate. So if we see the reactivity series, iron is more reactive as compared to copper, so it displaces copper from copper sulfate, forming iron sulfate, and copper is displaced. Similarly, copper reacting with AgNO3 forming copper nitrate and silver is displaced. So we can also take any other metal from the reactivity series. We can take one more example like zinc. Zinc when reacts with copper sulfate. So if we see the reactivity series, copper is on the lower side, so zinc is more reactive. It will form ZnSO4 and copper will be displaced. So these are the displacement reactions. Now, as we are seeing in the reactivity series, the metals from magnesium to lead, they can easily react with acids, and on the lower side, that is from the gold, from copper to gold, these are highly unreactive elements, and that is why we see that gold does not get corrode or it does not form oxide easily, whereas the metals like zinc, aluminium, magnesium means which are higher up in the reactivity series, they form oxides readily. Now hydrogen, which is a non-metal but still it is included in this reactivity series. Why? Because it helps in comparison of the reactivity of the metals. Now let us practice the question answers. Now what the first question says, first question is, which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal? So as we know that hydrogen gas is produced, and it is saying to write a chemical reaction with zinc and HCl. So zinc is reacting with HCl forming ZnCl2 plus hydrogen gas is evolved. This is our first question. Now as we talk about the second question, what happens when copper reacts with silver nitrate solution? Now if we see the reactivity series, in reactivity series, silver is on the lower side and copper is more reactive. So when copper reacts with silver nitrate, what will form? It will form copper nitrate and silver. Now if suppose this copper is cuprous, means having a valency of 1, so this will be the formula CuNO3. But if the copper is having a valency 2, then the formula will be CuNO3 whole twice, and in this way we will balance the reaction. So this is our second question. Now we talk about the third question, which says that a solution of copper sulfate when kept in an iron pot, after few days the iron pot was found to have a number of holes. Why? So as again we are taking two elements, copper sulfate, this is kept in an iron vessel. So what will happen? Iron being more reactive, it will react with copper sulfate. So this copper sulfate which is placed in this iron pot, so reaction will take, iron being more reactive, it will form FeSO4 and copper is displaced. Now this FeSO4, due to the formation, small holes are formed in the pot. Now we come to our last question, that is the fourth question. In fourth question, 4 salts are given to us and 4 metals are given to us, metal A, B, C and D. Now the metal A, it, first of all let us write the 4 salts. These are FeSO4, this is the first salt. Second is copper sulfate. Third is zinc sulfate. And fourth is silver nitrate. So these are the 4 salts that we are having. Now A is not reacting with iron sulfate, it is displacing copper. So that means A displaces copper but shows no reaction with ferrous sulfate, means A is more reactive than copper but less reactive than iron.
Second is B. B displaces iron sulfate, means B is more reactive than iron sulfate. Now, if we talk about C, the reaction metal C, it is showing no reaction with iron sulfate, with copper sulfate, with zinc sulfate, but it shows displacement reaction with AgNO3. And the fourth D, it is not reacting with any of these four. So D is having no reaction with any of these four salts. So if we see these four metals A, B, C, so B is displacing iron, which is higher up in the reactivity series, means B is the most reactive element. Next, A is displacing copper, so A comes out to be in second position. Then C is displacing silver nitrate, so third will be the C. C is less reactive than A, and D is the least reactive. So in this way we have placed these four metals in a decreasing reactivity. So hope students, this worksheet has been clear to you. It is easy, simple to understand, and it is also connected with lesson 1. So just revise lesson 1 also, and hope you must have understood all the question and answer, the whole worksheet. And thank you for watching this video.